हेलो एवरीवन, डाटा स्ट्रक्चर्स के पार्ट 2 में डिक्शनरीज को देखेंगे हम। लास्ट वीडियो में हमने डाटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट 1 कवर किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने सेट्स, टपल्स और लिस्ट को देखा था कि तीनों टर्मिनोलॉजीज क्या डिफाइन करती हैं और पाइथन में इनका क्या रोल है। इस डाटा स्ट्रक्चर के पार्ट 2 में हम डिक्शनरीज को कवर करेंगे। अच्छा, डिक्शनरीज जो हैं वो बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर पे काम करती हैं। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल कि कीज़ उसका किसी भी एक आपकी रो है पर्टिकुलर किसी भी डाटा की, तो उसके अंदर जो उसकी यूनिक आइडेंटिफायर होगा जो कि उसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि इस ट्रांजेक्शन की आईडी उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो की उसकी क्या बताएगी? उसका इंडेक्स बताएगी या उसकी यूनिक वैल्यू बताएगी। और वैल्यू जो है उसकी डेफिनेशन उसको डिफाइन करेगी या उसकी आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक रियल डिक्शनरी है, जो फिजिकल डिक्शनरी होती है जिसमें इंग्लिश टू या किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन के लिए आप यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आप क्या करते हो? उसके अंदर अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये डाटा का जो वर्ड है फाइंड करना है, तो डाटा एक की होगी। जब आपको डाटा हो वहाँ पे आपको उसको वर्ड मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, तो उसकी डेफिनेशन होगी, उसकी वैल्यू होगी। सो दिस इज़ की एंड वैल्यू। ओके, की हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर होती है और की वजह से आप उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज पे काम करना पाइथन के अंदर, कि पाइथन में किस तरह काम करते हैं डिक्शनरीज में। डिक्शनरीज मैंने लास्ट वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको सेट्स का जो जिक्र किया था, सेट्स के अंदर हम देखा था कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हमने यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग अंडरस्कोर लैंग्वेजेस इज इक्वल टू, मैंने जिस तरह लिस्ट मैंने ली थी फॉर एग्जांपल सी शार्प कॉमा पाइथन कॉमा जावा एंड मेरे पास PHP, ये मेरे पास 4 लिस्ट आइटम्स थे। फॉर एग्जांपल मैं इनको कोड्स में कर लेता हूँ। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये प्रिंट करके दिखाएं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, कंट्रोल भी करता हूँ, तो देखिए मेरे पास लिस्ट पॉपुलेट कर ली थी। बट अगर मुझे इसी को डिफाइन करना है कि इसको कन्वर्ट करना है डिक्शनरी के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि सी शार्प इटसेल्फ एक वैल्यू है, पाइथन इटसेल्फ एक वैल्यू, और ये चारों अपनी एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, बट इनकी कोई कीज डिफाइन नहीं है। तो मैंने एक फॉर का लूप भी अप्लाई किया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने इंडेक्स एंड वैल्यू उसकी अप्लाई की थी। और मैंने इंडेक्स अप्लाई करने के बाद सी शार्प को जो पहली मेरा एलिमेंट था उसको मैंने 0 कंसिडर किया, फिर उसको 1 एंड 2 एंड 3। तो इसी तरह डिक्शनरी में हम इस तरह काम करेंगे। हम देखेंगे डिक्शनरी में किस तरह डिक्शनरी की एप्लीकेशन क्या है पाइथन के अंदर एक्चुअली। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये एक लिस्ट लास्ट वीडियो में जिस तरह डिफाइन की हुई थी, मैं इस लिस्ट को कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद मैं ये वेरिएबल दोबारा से लेता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज इक्वल टू डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं सी शार्प पाइथन जावा PHP। अब ये मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, इनकी कीज़ डिफाइन नहीं है, मैं इनकी कीज़ डिफाइन करूँगा। देखिएगा 1 पे मैं रखता हूँ सी शार्प को, कॉमा सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ, सेकंड की के ऊपर मैं रखता हूँ पाइथन को, कॉमा देन थर्ड पे मैं रखता हूँ सिमिलरली जावा, एंड फोर्थ पे मैं रखता हूँ PHP को। अब मैं अगर इसको प्रिंट आउट करूँ, अभी सेम वैसे ही मेरे पास डिक्शनरी उसने एज इट इज प्रिंट कर दी, बट मैं कहता हूँ डिक्शनरी में मुझे ये बताओ कि मेरी थर्ड की के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी है। तो मैं इसको बताऊँगा थर्ड की पे मुझे बताओ क्या चीज़ है, तो उसने बताया जावा आपके पास पड़ी है। मैं कहता हूँ सेकंड पे मुझे बताओ, तो सेकंड की को कैच करते हुए उसकी वैल्यू गेट करेगा और वैल्यू आपको बताएगा। बट अगर मैं इसको ये कहूँ कि ऐसा इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसी की जो एग्जिस्ट नहीं करती, और मैं जब इसको रन करूँगा तो देखिए आपके पास एक एरर थ्रो कर देगा आउट ऑफ इंडेक्स का या आउट ऑफ रेंज का। आपके बता रहा है कि इस तरह की कोई की आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं इसको भी टैकल करने के लिए एरर हैंडलिंग हम इस तरह करेंगे। हमारे पास एक मेथड होता है डिक्शनरीज का, अपना एक मेथड है, मैं कहता हूँ डॉट गेट का मेथड। और अब मैं अगर इसको कोई की पास करूँ, गेट टू और कंट्रोल भी करता हूँ, तो देखें वही सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है जो अभी लास्ट मैंने आपको करके दिखाया है कि सेकंड नंबर पे पाइथन की वैल्यू पड़ी हुई है। और अब अगर मैं इसको कहूँगा कि मुझे ऐसी की बताओ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब 5 की बताओ, तो आपको नन रिटर्न करेगा वो। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि आप ये देख रहे हैं कि डिक्शनरीज के अंदर जो कीज़ मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो न्यूमेरिक कर रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप कीज़ को न्यूमेरिक ही रखें। आप कोई भी की किसी भी डाटा टाइप के अंदर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि जो फोर्थ मेरी की है उसके अंदर मैं PHP और जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को रखना चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो फोर्थ है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, की को भी चेंज करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ
लैंग्वेजेस, और मैं इसको डिफाइन करता हूँ एक लिस्ट के अंदर। मैं कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कॉमा, और उसी की मैं डिफरेंट आपको लाइब्रेरी, जो जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं वो मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर एंगुलर है आपके पास फॉर एग्जांपल, और मैं रिएक्ट बता देता हूँ इसको। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे अब ये बताओ कि 5th नंबर पे अभी भी नन कहेगा, लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि एक मेरे पास की है, की लैंग्वेजेस के नाम से, अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ओ एरर दे दिया। एरर क्यों दिया इसने? ओहो, अच्छा मैंने यहाँ पे कोड्स अपने प्रोवाइड नहीं किए। मैं इसको कहता हूँ कि कोड्स प्रोवाइड करके अब मैं चलाता हूँ तो देखें आपके पास उसने लिस्ट को रिटर्न कर दिया। मतलब मेरे पास जो ये वाली की है, मैं की से उसको बता रहा हूँ कि लैंग्वेज की में मुझे बताओ क्या चीज़ पड़ी, तो उसने पूरी एक लिस्ट रिटर्न कर दी। सो हमने क्या सीखा कि एक डिक्शनरी के अंदर आप पूरी लिस्ट को भी कॉल करा सकते हैं। गेट इट? और इसी तरह अगर मैंने आपको जो ये करके दिखाया कि कोई की एग्जिस्ट नहीं करती, उसके साथ मैं उसकी वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि 3rd नंबर पे मुझे दिखाओ क्या है, तो वो आपको जावा रिटर्न करेगा। बट 5th नंबर पे आपने देखा होगा कि वो आपको रिटर्न कर रहा था नन। बट मैं कहता हूँ नन रिपीट ना हो, कभी भी कोई ऐसी की जो कि उसको ना मिले तो उसको रिप्लेस कर दो किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के साथ, या किसी भी स्पेसिफिक आप फंक्शन के अलावा उसके अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट दे सकते हो कि डाटा या की नॉट फाउंड। अब मैं चलाऊंगा तो देखें आपको की नॉट फाउंड करेगा। कोई भी ऐसी की जो एग्जिस्ट नहीं करती होगी आपकी पूरी डिक्शनरी के अंदर, तो आपने रिप्लेस कर दिया अपने कस्टम टेक्स्ट के साथ। अच्छा, ये तो था कि अगर आपको कोई की नहीं मिल रही तो वो आपको आप रिप्लेस कर सकते हो कस्टम अपने मैसेज के साथ, और आप उसको प्रिंट कर दो। बट मैं अगर ये कहता हूँ कि मुझे 5th अपने की एक असाइन करनी है और 5th की के ऊपर कोई भी वैल्यू मेरे पास आ जाए, तो मैं इसका एक बहुत आसान सा हल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मेरे पास जो 5th नंबर है, 5th की है, 5th की के ऊपर असाइनमेंट कर दो। मैं इसको एक नई की असाइन करूँगा और उसकी वैल्यू भी मैं असाइन कर दूँगा। मैं की एक 5 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसकी मैं वैल्यू कह देता हूँ कि मुझे उसके ऊपर PHP असाइन कर दो दोबारा से। अब अगर मैं करता हूँ तो देखिए आपके पास 5th के ऊपर उसने PHP रिटर्न कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यहाँ से हटाओ और मुझे प्रिंट करके दिखाएं आप कि 5th नंबर पे आपके पास क्या है, तो आपको वो PHP रिटर्न कर देगा। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी अपडेट हो चुकी है। ये देखिए उसने PHP को उसके लास्ट में अपने पास इम्बेड कर दिया, अपेंड कर दिया, जो आप इसको कह सकते हैं। तो ये अपेंडिंग आप किसी भी आइटम की डिक्शनरी में इस तरह करेंगे। इसके अलावा अगर मुझे 6th नंबर पे भी ऐड करना है और मुझे 1st नंबर पे या मुझे लैंग्वेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट चेंज करना है, इधर Node.js लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक और अपडेट का फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। मैं ये डिक्शनरी जो मैंने बनाई हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डॉट अपडेट, इसके अंदर मैं अपनी डिक्शनरी पूरी कर्ली ब्रैकेट के साथ डिफाइन करूँगा और मैं बताऊँगा कि मेरे पास जहाँ पर 1 वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो, C# को रिप्लेस कर दो। मैं इसको एक नई लैंग्वेज बताता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कॉटलिन में कर दो। और अब एक ही 1 गो के अंदर मैं डिफरेंट मल्टीपल कीज़ को जो है उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करवा सकता हूँ। 1 की के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि कॉटलिन को अपडेट कर दो, और मेरे पास जो लैंग्वेजेस है उसके अंदर जो मैंने लिस्ट डिफाइन की हुई है उसके अंदर सबसे पहला जो आइटम होगा मेरा Node.js का हो जाए, बाकी सेम AngularJS, और तीसरा आइटम मेरे पास React.js हो जाए। लेकिन अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरे पास लैंग्वेजेस की जो लिस्ट थी पूरी वो भी अपडेट हो गई, और 5th वाला तो मैं पहले से कर चुका था। और देखिए आपके पास फर्स्ट आइटम जो था, फर्स्ट की जो थी, वो उसने रिप्लेस कर दी है कॉटलिन से। अब ये मेरे पास नई लिस्ट बन चुकी है। पहली मेरे पास ओल्ड लिस्ट ये थी, उसको मैंने ऑल्टर किया, और ऑल्टर करने के बाद मेरे पास ये लिस्ट। तो अपडेट का फंक्शन यूज़ करेंगे किसी भी लिस्ट के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन करनी है या ऑल्ट्रेशन करनी है। ओके, गेट इट? ओके, इसी तरह अगर मुझे अपडेट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मैंने PHP की वैल्यू है 5th नंबर पे, 5th की जो है, मैं उसको रिमूव भी करना चाहता हूँ। तो रिमूव करने के लिए हम लोग अपने पास एक हमारे पास फंक्शन होता है, वो हम यूज़ करते हैं।
कहता हूँ डेल का फंक्शन होता है वहाँ पर। डेल क्या करेगा, डेल करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से डिलीट कर दो जो 5th नंबर पे आपके पास वैल्यू पड़ेगी। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो देखिए आपके पास PHP जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया। बट लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा मैंने एक फंक्शन बताया था पॉप का। पॉप फंक्शन क्या करता था लिस्ट के अंदर, वो आपके पास जो डिलीटेड वैल्यू होती थी उसको भी अपने पास रख लेता था और मैं उसको किसी भी वेरिएबल के अंदर कॉल कराकर मैं चेक कर सकता हूँ कि वो वहाँ पे रहते हुए मतलब जो आपका डिलीटेड वैल्यू है वो भी दिखा दो और जो आपके पास जो ऑल्टर्ड लिस्ट है वो भी दिखा दो। तो पॉप का फंक्शन हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ एक मैं नया वेरिएबल लेता हूँ और मैं इसे कहता हूँ डिलीटेड, या मैं कहता हूँ मैं ये जो मेरी पूरी लैंग्वेजेस की एक लिस्ट है इस पूरी डिक्शनरी के अंदर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं इसे कहता हूँ कि एक मैंने लिया लैंग्वेजेस इज इक्वल टू, और मैं कहूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो डिक्शनरी है मेरी एक्चुअल, उसके अंदर पॉप का फंक्शन यूज़ करो और लैंग्वेजेस जहाँ पर की है उसको रिमूव कर दो। अगर मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ तो देखिए आपके पास उसने रिमूव तो कर दिया, बट मैं ये कहूँ अगर के प्रिंट कर दो जो लैंग्वेजेस का वेरिएबल मैंने ऊपर ये वाला लिया इसको प्रिंट करके मुझे दिखाओ कि ये क्या कहता है। तो देखें आपको वो दिखा रहा है कि मैंने ये ऑल्टर्ड लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर से ये ऑल्टर्ड डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के अंदर से मैंने इस लिस्ट को अंदर से ग्रैब करके बाहर रख दिया। पॉप का फंक्शन जो मैंने लिस्ट में भी आपको बताया था। इसके अलावा मुझे ये देखना है कि मुझे अपनी इस डिक्शनरी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इसके अंदर इटरेशन परफॉर्म करनी है और फॉर का लूप अगर मैं लूपिंग करूं और 1 बाय 1 आइटम को मैंने रिपीट करके इटरेट करके अपने पास प्रिंट करना है। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ अपने पास ये सब चीज़ें और इसको बिल्कुल सिंपल वे में हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, लूप चलाने से पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। मैं आपको ये पहले करके दिखाता हूँ कि एक डिक्शनरी के अंदर आपको काउंट चेक करना है अपने नंबर ऑफ टोटल आइटम्स का, जो कि आगे बहुत यूजफुल एक फंक्शन है, वो लेंथ का फंक्शन है। लेंथ के फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लेंथ के फंक्शन के थ्रू आप किसी भी डिक्शनरी की लेंथ मालूम कर सकते हैं, मतलब उसके नंबर ऑफ आइटम्स। अगर मैं कंट्रोल भी करता हूँ देखें 4 आइटम्स मेरे पास अवेलेबल हैं इस पूरी डिक्शनरी के अंदर। ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये पूरा एक है और ये ओके। इसके अलावा मैं आइटम्स तो मैंने देख ली कितने हैं मेरे पास। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि मुझे सिर्फ कीज प्रिंट करनी है, तो कीज प्रिंट करने का फंक्शन है डॉट कीज डबल ब्रैकेट्स। मैं कंट्रोल भी करता हूँ तो मेरे पास डिक्शनरी की जितनी कीज़ हैं उसने रिटर्न कर दी थी। जिस तरह मैं कह रहा था कि पूरा एक आइटम है, ये अगर आपको इसकी कन्फ्यूजन होती है देखें ये एक पूरी की है, ये लैंग्वेजेस की है। उस की के ऊपर उसकी वैल्यू जो है पूरी एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है। अगर मैं कहता हूँ चलें ठीक है कीज़ नहीं तो एक और फंक्शन होता है हमारे पास डिक्शनरीज का, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करके दिखाओ इसकी, डॉट वैल्यूज डबल ब्रैकेट्स कंट्रोल बी, तो मेरे पास सारी डिक्शनरी की वैल्यूज जो हैं वो आपके पास रिटर्न हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कीज प्लस वैल्यूज दोनों रिपीट करके दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, मेरी अप्रोच पहले जाएगी कि यार मैं पहले करता हूँ प्रिंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मैं कहता हूँ डॉट कीज। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए पहले मेरे पास कीज रिटर्न हो गई और मेरे पास वैल्यूज रिटर्न हो गई, बट दैट वाजंट द रिक्वायरमेंट। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये क्या चाहिए, मुझे दोनों एक साथ प्रिंट करवाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक और हमारे पास फंक्शन होता है which is called dot items, जिसमें आपके पास कीज एंड वैल्यूज दोनों रिटर्न करेगा। अब मैं अगर इसको भी करता हूँ तो देखें कंट्रोल भी करने के बाद एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास की और वैल्यू दोनों पेयर्स आपके पास यहाँ पे रिटर्न हो गए। आइटम्स इटसेल्फ एक इटरेबल है, मतलब इसके अंदर इटरेशंस परफॉर्म हो रही हैं। अगर मैं अब लूप अप्लाई करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ इसको हटाऊँ, हमने लास्ट टाइम जो लिस्ट की जो हमने प्रैक्टिस की थी उसके अंदर हमने फॉर का लूप अप्लाई किया था। तो फॉर के लूप में हमने क्या किया था, हमने फॉर के लूप के अंदर जस्ट एक हमने की अप्लाई की थी और की की बिहाफ पे हमने ये कहा था कि हमें उसकी जो वैल्यूज़ हैं सारी प्रिंट करके दिखा दो। तो इसमें भी हम यही करके देखेंगे। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फॉर का लूप जब मैं अप्लाई करूँगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल फॉर मैं कहता हूँ की मुझे दिखा दो एंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो डिक्शनरी है कॉलन, एंड मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो की। कंट्रोल भी करता हूँ, देखिए मेरे पास 1 2 3 इटरेशन के साथ आपके पास प्रिंट आउट हो गया। और अगर मैं इसको ये कहूँ कि मुझे की एंड वैल्यूज दोनों प्रिंट करनी है, तो हमने लिस्ट के अंदर जो पढ़ा था हमने इनुमरेट का फंक्शन यूज़ किया था, इनुमरेशन परफॉर्म करते थे। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास आइटम्स का जो फंक्शन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है वो भी यही काम करता है। आइटम्स अगर मैं लूँगा तो इसके अंदर की एंड वैल्यू दोनों एक पूरा पेयर के फॉर्म में आपके पास चीज़ पड़ी होती है। तो अगर मैं कहूँ की और वैल्यू मेरे पास प्रिंट कर दो
और यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ मैं इसको। अब मैं अगर कंट्रोल भी करता हूँ, देखिए मेरे पास 1 पे सी शार्प पूरी एक डिक्शनरी जो है वो एक ब्यूटीफुल एक फॉर्मेट में आके आपके पास प्रिंट आउट हो गई है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने फॉर का लूप भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर करके दिखाया कि हम लोग किस तरह काम करते हैं, डिक्शनरीज़ के अंदर डिक्शनरीज प्रिंट कैसे करते हैं। जेसॉन में डाटा हमारे पास अमूमन जो है वो एक डिक्शनरी फॉर्म में रिटर्न हो रहा होता है जब हम किसी भी रेस्ट एपीआई के थ्रू डाटा गेट करते हैं, और जब हमें यहाँ पे मैनिपुलेशन डिफरेंट करनी होती है तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे काम आते हैं। तो पाइथन में भी सेम काम हो रहा है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही काम होता है। तो डिक्शनरीज होपफुली आपको आज समझ में आया होगा इस पूरी वीडियो के अंदर। और हमने डाटा स्ट्रक्चर जो पार्ट 1 था उसमें लिस्ट, टपल्स, सेट्स, और अब हमने डिक्शनरीज भी कवर कर लिया। तो ओवरऑल पाइथन में आपको डाटा स्ट्रक्चर्स कवर्ड है। आप उम्मीद है कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई आइडिया है, सजेशन है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप रिप्लाई कीजिएगा, बताइएगा कि क्या आपके पास है। तो मैं जितना कोशिश हो सके कि रिप्लाई करूँगा मैक्सिमम। और जाते जाते मैं बस वही बात करूँगा कि कोडिंग जो है वो देख के मत करें हमेशा। अगर मैं आपको कोई चीज़ गाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपकी वीडियो चल रही है तो पॉज करके अपने पास भी कोड करें, प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करके देखें और अपने पास इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तभी आप इसमें हैंड्स ऑन होंगे। अदरवाइज़ आपको पाइथन नहीं आएगी, आप कहीं से भी पढ़ लें, आपको नहीं आएगी, देख के कभी कोई चीज़ नहीं आती। सो कीप कोडिंग, कीप वॉचिंग PyDoner प्लेलिस्ट। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अभी हम डाटा स्ट्रक्चर कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपको जो है इसके बाद हमने डाटा स्ट्रक्चर्स भी कवर कर लिया, अब मैं आपको कंडीशनल्स जो हैं, कंडीशनल्स में बात करेंगे, इफ एल्स कंडीशंस इस तरह काम करती हैं। तो देखते रहिए, आप जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।